जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर आई एक अपडेट से। एमआरएफए प्रोग्राम, जाहिर सी बात है, इसका जब भी नाम सामने आता है तो अब उदासी और रोष की भावना ही उत्पन्न होती है कि इस प्रोग्राम को एक सर्कस के तौर पर रखा गया और अभी तक इस पे कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई। लेकिन अब भारतीय वायुसेना कुछ ऐसा करने जा रही है जो अगर प्रोग्राम प्लान सक्सेसफुल होता है तो एमआरएफए में शीघ्र अतिशीघ्र हमें कुछ बड़ी रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। भारतीय वायुसेना काफी परेशान है क्योंकि उन्हें अपनी स्क्वाड्रन क्षमता बढ़ानी है और उन्हें यह भी पता है कि ये तुरंत नहीं होगा। इसके लिए कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे और वो भी तत्काल तौर पर लेने पड़ेंगे। और इसी क्रम में भारतीय वायुसेना मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को एक रिकमेंडेशन देने जा रही है, जहां पर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के टेंडर में कुछ बदलाव करने की बात की गई है। इसमें भारतीय वायुसेना चाहती है कि उन जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का स्कोप है, इन्हें उन्हीं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर तक जो लिमिट है वो किया जाए जो ऑलरेडी टेक्निकल और ऑपरेशनल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। आसान शब्दों में बात करें तो भारतीय वायुसेना ये कहना चाहती है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से कि जो आपका टेंडर प्रोसेस है, इसमें जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आपको इशू करना है, आप सिर्फ उन्हीं एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर को करिए जो ऑलरेडी हमारे ऑपरेशनल और टेक्निकल क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। आपको नए जो प्लेयर्स हैं उन पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको पता है कि अगर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा तो उसके बाद हजारों पन्नों का जो जवाब है वो आएगा, फिर इसको इवेलुएट किया जाएगा और फिर आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। और भारतीय वायुसेना इन्हीं लेंदी प्रोसेसेस को एलिमिनेट करना चाहती है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि अगर आप फोकस करें और अगर आप नैरो करें फोकस को अपने, खासकर जब बात करते हैं आप 110 फाइटर के प्रोक्योरमेंट की, तो इसका बहुत बेनिफिट हमें मिलेगा, क्योंकि हम शीघ्र अतिशीघ्र डिसीजन लेने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और भारतीय वायुसेना को जो 110 फाइटर्स चाहिए, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और अब देखना यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पे क्या करता है, क्योंकि भारतीय वायुसेना को 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए, लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो अब ऑलमोस्ट 30 तक पहुंच चुके हैं। और ऐसे में भारतीय वायुसेना के लिए दिक्कतें आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारी अब एमआरएफए के पक्ष में बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमआरएफए में हम पुराने टेक्नोलॉजीज को मॉडर्न फाइटर्स की कीमत पे खरीदना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक आपको एमआरएफए के अंतर्गत पहले आप इमेजिन करिए कि अगर संभवतः आपको पहला राफेल 2029 में भी मिलता है, तो ये समय वो होगा जब फ्रांस ऑलरेडी राफेल F5 स्टैंडर्ड की टेस्टिंग कर रहा होगा और आप राफेल F4 की डिलीवरी का वेट कर रहे होंगे। तो ऐसे में अलग अलग बैचेस में प्रोक्योरमेंट हो, इससे आप एक लेंदी टेंडर प्रोसेस से बच जाएंगे। आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की तरफ जाना चाहिए। और बेहतर तो यही होगा कि अगर आपको FGFA मिल रहे हैं तो अब आपको FGFA कंसीडर करना चाहिए। तो देखने वाली बात ये होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इस पे क्या निर्णय लेती है। हम सबको पता है कि भारत ने हाल ही में यूरोड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर, लेकिन अब चीजें सामान्य से थोड़ा आगे बढ़ती नजर आ रही हैं। भारत का ये स्ट्रेटेजिक मूव था, जहां पर भारत ने 7.1 बिलियन यूरो के प्रोग्राम जो कि यूरोड्रोन है, इसको एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है, जिसको यूरोपियन देशों के द्वारा विकसित किया जा रहा है। उद्देश्य एक ही है कि इसके अंतर्गत मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन एयर व्हीकल को विकसित किया जाए। और इस डेवलपमेंट को फिलहाल ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन यानी OCCAR के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। भारत के लिए इसको ज्वाइन करना एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजों को खोल देगा, क्योंकि भारत को फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के इनसाइट्स मिलेंगे और भारत अगर चाहे तो एडवांस एरियल सर्विलेंस और रिकॉनेसेंस कैपेबिलिटी को इंडक्ट भी कर सकता है या अडॉप्ट भी कर सकता है। अब अगर हम यूरोड्रोन प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे की प्लेयर्स हैं जो इस समय इन्वॉल्व है, जिसमें एयरबस, लियोनार्डो, डसाल्ट एविएशन का नाम भी शामिल है। और इनका उद्देश्य एक ही है कि यूरोप का जो रिलायंस है नॉन यूरोपियन ड्रोन सिस्टम पर, उसको कम किया जाए और एक ऐसे ड्रोन को विकसित किया जाए जो कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉनेसेंस मिशन यानी आई-स्टार मिशंस को एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो। अब भारत का ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पर ज्वाइन करना न सिर्फ डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की मदद कर सकता है, बल्कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि भारत दर्जन भर से ज्यादा जो यूरो ड्रोन है इनको इंडक्ट भी कर सकता है। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं रुक रही है। बात यह है कि भारत अब GCAP प्रोग्राम के लिए भी क्या तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब डिफेंस एनालिस्ट ये मानते हैं कि यूरोड्रोन प्रोग्राम को एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन करने के बाद भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जो GCAP प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत जो कह सकते हैं एक एडवांस 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित किया जा रहा है, उसमें भी भारत एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन करे। और इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग देश देखने को मिलेंगे, जिसमें UK, जापान, स्पेन और भी दूसरे जो देश हैं वो शामिल हैं।
और भारत अगर इस प्रोग्राम को एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन करता है तो भारत को फर्स्ट हैंड एक्सपोजर मिलेगा लेटेस्ट एविएशन टेक्नोलॉजी का जो विकसित करी जाएंगी, और भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत भी अपने एडवांस फाइटर के लिए यानी एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको इंप्रूव कर सकता है, और कैसे एडवांस सिस्टम को विकसित करना है, एआई इंटीग्रेशन करना है, इसका एक्सपोजर भी भारत को निस्संदेह उस प्रोग्राम से मिलेगा। अब इन प्रोग्राम्स को ऑब्जर्व करने का एक और फायदा ये है कि न सिर्फ भारत की जो डिफेंस टाइज है वेस्टर्न एलाइज के साथ वो मजबूत होंगी, बल्कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर भारत इस प्रोग्राम पे बना रहता है और प्रॉपर सहयोग करता है तो भारत को इन एडवांस फाइटर्स का एक्सेस भी आने वाले भविष्य में मिल सकता है, जो भारत के लिए एक बड़ी जीत होगी। जब आप बात करते हैं चाइना जैसे जो राइवलरी भारत की चल रही है उसको देखते हुए, एक ऑब्जर्वर के तौर पर इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आते हैं ऐसे प्रोग्राम में, भारत इनका अध्ययन कर पाएगा और भारत ये भी जान पाएगा कि जो पार्टिसिपेशन कॉस्ट होती है वो कैसी होती है और एक एडवांस फाइटर को विकसित करने में क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय थल सेना से आ रही है। मैंने पहले भी कहा था भारतीय थल सेना अपनी जो आर्टिलरी कैपेबिलिटी है उनको कई गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहती है, और इसके क्रम में भारतीय थल सेना की तरफ से बहुत सारे जो बड़े निर्णय हैं वो आ रहे हैं। और अभी हाल ही में आप सबने देखा कि एडिशनल 100 K9 वज्र की खरीद को जो मंजूरी है ये भी मिल चुकी है, और इसके पहले जो 100 K9 वज्र यूनिट हैं इन्हें 2021 में इंडक्ट भी किया जा चुका है। अब जो इन्फॉर्मेशन अभी तक सामने आ रही है उसमें कंफर्म हो चुका है कि भारतीय थल सेना सेकेंड बैच के बाद जो थर्ड बैच है 100 K9 वज्र यूनिट का, इनको कंसिडर कर रही है, और ये जो करंट सेकेंड बैच है इनके इंटीग्रेशन के बाद पूरी तरीके से फाइनलाइज कर लिए जाएंगे। अब जो सेकेंड बैच होने वाला है K9 वज्र हॉविट्जर का, इनको विंटराइजेशन किट से भी इक्विप किया जाएगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न बॉर्डर्स की। ये जो मॉडिफिकेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है सब जीरो टेम्परेचर में ये बनी रहे, और लद्दाख जैसे जो चैलेंजिंग टेरेन्स हैं उनमें किसी प्रकार की दिक्कत इनको ना हो। भारतीय थल सेना का कहना है कि एडिशनल जो हीटर्स हैं और जो दूसरे इंपॉर्टेंट सिस्टम हैं मेंटेन करने के लिए K9 वज्र को, इनको भी कंसीडर किया जा रहा है, इनको इक्विप किया जा रहा है ताकि K9 वज्र को हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट किया जा सके। क्योंकि आप सबको पता है कि जो ऑयल फ्लूइड्स होते हैं या दूसरे क्रिटिकल फ्लूइड्स होते हैं ये इस टेम्परेचर पे फ्रीज हो सकते हैं, और कोल्ड कंडीशन में इनको ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी दिक्कतों को यहाँ पर आइडेंटिफाई करने की जो बात है वो की गई है। थर्ड बैच की बात करें तो ये सेकंड बैच के सक्सेसफुल इंडक्शन के बाद ही होगा। इसमें फोकस ये होगा कि जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान से जुड़े, जहाँ पर डेजर्ट टेरेन है, उनको ध्यान में रखकर के जो थर्ड बैच है वो लिया जाएगा, और उसमें उन एनवायरनमेंट के हिसाब से जो मॉडिफिकेशन है वो करवाई जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।